This is R.K. Shukla, ex-faculty for Alan Kota, as well as Akash Institute, Janakpuri, Delhi, and nowadays at NEET Binayak YouTube channel. तो बेटा बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस नीट 2025 एंड 26 में हम लोग बात कर रहे हैं अभी एक्सक्रीशन के बारे में। इसके पहले रेस्पिरेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके वीडियो आपको मेरे चैनल पर मेरे चैनल नीट विनायक पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का आज छठा क्लास है। 5 क्लास में हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन में क्या क्या हमने बात किया। देखो, सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? डिफरेंट। सबसे पहले हमने एक्सक्रीशन, बेटा नॉट रेस्पिरेशन, सबसे पहले हमने एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और सबसे पहले उसमें हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीशन एंड देयर एग्जाम्पल लाइक मोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। उसके बाद फिर हमने बात किया एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, और उसमें उसका सारा स्ट्रक्चर हमने समझा था। फिर उसके बाद हमने बात किया था मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और उसमें कुल मिलाकर 3 तरह का मैकेनिज्म है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद हमने क्या पढ़ा था? सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन, और उसके बाद सीक्रेशन। इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का डिटेल भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे किसके बारे में? सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। बट उसके पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे, क्या क्या अभी हम पढ़ कर आए हैं, थोड़ा सा उसको जानने का प्रयास करेंगे। और फिर उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? मैकेनिज्म ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किन किन चीजों को हम पढ़कर आए हैं। सो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल, एंड टुडे टॉपिक एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड एलिमिनेशन 6। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने बात किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, और इसमें हमने बात किया था वन पेयर किडनी। राइट किडनी थोड़ा स्मॉलर है एंड लोअर है। क्यों स्मॉलर है? बिकॉज इट कंटेन 0.8 मिलियन और 8 लाख नेफ्रॉन। अगर लेफ्ट किडनी के बारे में बात करेंगे तो ये थोड़ा सा लार्जर है और थोड़ा सा अपर है। क्यों लार्जर है? बिकॉज इट कंटेन 1.2 मिलियन नेफ्रॉन, मीन्स 12 लाख नेफ्रॉन। Kidney is followed by ureter, and ureter is followed by urinary bladder, and urinary bladder is followed by urethra. अगर आप किडनी की बात करोगे तो आउटर जोन ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, एंड इनर जोन ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज मेड्यूला। किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है बच्चों? ये नेफ्रॉन और यूरिनिफरस ट्यूब्यूल है, जिसका अधिकांश पार्ट कहां पाया जाता है? कॉर्टेक्स में। ओनली लूप ऑफ हैंडले इज फाउंड इन मेड्यूला। देखो, फिर हमने एक नेफ्रॉन को समझा था। इट इज कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। क्या कहलाता है? ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज बोमन कैप्सूल। अभी बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं? नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। एंड बोथ ऑफ देम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मैल्पिगियन कार्पस सेल्स। ठीक है, फिर दिस बोमन कैप्सूल इज फॉलोड बाय पीसीटी और प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, and it is followed by LH or loop of Henle, and LH is followed by DCT और distal convoluted tubule। और बच्चों याद रखना, PCT, LH और DCT मिलकर क्या कहलाते हैं? These are called as secretory tubule। फिर एक डायग्राम हमने और बनाया था, जिसमें हमने बात किया था, एक डायग्राम यहाँ पे हमने और बनाया था, जिसमें हमने ये बात किया था कि ये ग्लोमेरुलस, उसके बाद बोमन कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस में जो ब्लड लेकर आता है दिस इज अफरेंट आर्टीरियोल, और जो यहां से बाहर ले जाता है दिस इज इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल आगे जाकर बहुत सारी ब्रांच बनाता है, और ये पीसीटी, एलएच और डीसीटी और सीटी को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन और जो है ब्लड कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज होना है, तो ये इसको चारों तरफ से कवर कर लेता है।
और ये ब्लड कैपिलरी का जो नेटवर्क है बेटा, ये पीसीटी के चारों तरफ भी है, डीसीटी के चारों तरफ भी है, थोड़ा बहुत सीटी के चारों तरफ भी है। बट ये सबसे ज्यादा डेंस कहाँ है? ये सबसे ज्यादा डेंस है लूप ऑफ हैनले के चारों साइड में। एंड दिस डेंसर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड एज बासा रेक्टा। और बासा रेक्टा कहां पर है? ये लूप ऑफ हैनले के चारों तरफ है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब देखो, अब यहां पर ध्यान से देखो, ये पूरा जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क है, यहां हम इसको हमने यहां इस तरह से एक ब्लड वेसल्स के फॉर्मेट में बना दिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो देखो, ये सीक्रेटरी टिब्यूल है, मतलब पीसीटीएलएच और डीसीटी है जो यहाँ पर स्काई ब्लू कलर से बना हुआ है। और ये बोमन कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस, पूरा नेफ्रॉन हमने यहाँ पर बना दिया। और उसके साथ में ये हमने बनाया पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, जो एक ब्लड वेसल्स के फॉर्मेट में है। बेसिकली दिस इज पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। बेटा, इस डायग्राम से मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है। देखो, सबसे पहले क्या होगा, ग्लोमेरुलस के ब्लड का बहुत सारा कंटेंट कहाँ आ जाएगा? बोमन कैप्सूल में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, उसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने बात किया था। एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है? ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान अच्छी तरह से याद रखना, ग्लोमेरुलस के ब्लड का बहुत सारा कंटेंट कहाँ आ जाता है? इसका बहुत सारा कंटेंट आ जाता है बोमन कैप्सूल में, एंड दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद पीसीटी, एलएच, डीसीटी और सीटी में इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के जो बेनिफिशियल कंटेंट है, बहुत सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोमन कैप्सूल में आता है, जिसमें अमीनो एसिड भी है, ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, गैलेक्टोज भी है। ये तमाम सारे कंटेंट हैं, तो उनको वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन। वाई दिस इज सिलेक्टिवली? क्योंकि पहले हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे ग्लूकोज को हमें भेजना है लेकिन यूरिया को नहीं भेजना है। इसी तरह से अमीनो एसिड को भेजना है लेकिन अमोनिया को नहीं भेजना है, तो सिलेक्शन के बाद भेजा जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एंट्री ऑफ एनी कंटेंट इन ब्लड। अगर कोई भी कंटेंट ब्लड में ऐड हो जाता है, एंटर हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। और फिल्ट्रेशन के बाद एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज री एब्जॉर्प्शन। अब अभी भी यहां ब्लड में कुछ वेस्ट मटेरियल बचा रहता है, और इस वेस्ट मटेरियल को वापस भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? इसे सीक्रेटरी ट्यूब्यूल में भेजा जाता है, पीसीटी में और डीसीटी में और सीटी में। और अगर कोई भी कंटेंट ब्लड से बाहर निकलता है, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज सीक्रेशन। ये एक्टिविटी क्या कहलाता है? ये सीक्रेशन कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन। अब बेटा, एक डायग्राम यहां पर और देखो, अगर कोई भी कंटेंट ब्लड से निकलकर पीसीटी, एलएच, डीसीटी, एससीटी में जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सीक्रेशन। और अगर पीसीटी, एलएच, डीसीटी और सीटी से कोई भी कंटेंट ब्लड में एंटर करता है, दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस किस का होता है? वाटर का होता है, एनएसीएल का होता है, अमीनो एसिड का होता है, ग्लूकोज का होता है, फ्रक्टोज का होता है, फैटी एसिड का होता है, ग्लिसरॉल का होता है। इन सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। इन सब का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। और सीक्रेशन किसका होता है? क्रिएटिनिन, के प्लस, एच प्लस, इन सब का सीक्रेशन होता है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अब देखो, एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन के लिए, लेकिन अगर सीधे हम इस डायग्राम पर आएंगे
तो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन इसमें फिलहाल इतना समझ लो, देखो यहां पर ये ब्लड है, ब्लड से H+ और NH3 निकल कर ये कहां पहुंच रहा है, पीसीटी में पहुंच रहा है। तो ये ब्लड से निकल कर कहां पहुंच रहा है, ब्लड से बाहर निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीक्रेशन। देखो सबसे पहले यहां इस डायग्राम में पीसीटी दिया हुआ है, देखो ये पीसीटी है, ये DLLH, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। और इसका दो सेगमेंट है, ये थिन सेगमेंट है, ये थिक सेगमेंट, और ये है DCT। अब जरा ध्यान से देखो, पहले हम पीसीटी के बारे में बात कर लें। इस साइड में क्या है, ये पीसीटी। पीसीटी में क्या होगा कि ब्लड से निकलकर H+ और NH3 कहां पहुंच जाएगा, पीसीटी के अंदर ब्लड से बाहर निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज सीक्रेशन। ठीक है, फिर देखो पीसीटी से बाहर क्या क्या निकलेगा, HCO3- NaCl H2O, न्यूट्रिएंट एंड K+। ये सारी चीजें बच्चों अच्छी तरह से याद रखना, इस बात को यहां पे याद रखेंगे। ये सारी चीजें, ये जितने भी कंटेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पीसीटी से निकल कर कहाँ पहुंच जाएंगे, ये सब पीसीटी से निकलकर ये ब्लड में पहुंच जाएंगे। कौन कौन पहुंच जाएंगे, HCO3- NaCl। अच्छी तरह से याद रखना इस बात को बच्चों, अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है। ये HCO3- NaCl H2O, न्यूट्रिएंट और K+, ये सब निकलेंगे पीसीटी से और कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्लड में पहुंच जाएंगे। ये ब्लड में पहुंच जाएंगे मतलब ब्लड के अंदर जाना मतलब एब्जॉर्प्शन। तो याद रखना पीसीटी में HCO3- NaCl H2O और न्यूट्रिएंट इनका क्या हो, और K+ का भी, बेटा K+ का एब्जॉर्प्शन भी होता है और सीक्रेशन भी होता है। ये अकेला कंटेंट है जिसका एब्जॉर्प्शन भी होता है और सीक्रेशन भी होता है। तो पीसीटी में इन सब का एब्जॉर्प्शन होगा, एंट्री इन ब्लड इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। और H+ और NH3 ये दोनों ब्लड से निकल कर कहां पहुंच जाएंगे, अच्छी तरह से याद रखना। ये दोनों ये दोनों ब्लड से निकल कर कहां जाएंगे, अच्छी तरह से याद रखना है। ये दोनों कंटेंट यहां से निकलेंगे, ये देखो ये ब्लड से, ये दोनों कंटेंट ब्लड से निकलेंगे और ये कहां पहुंच जाएंगे, ये नेफ्रॉन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अब आ जाओ, अब हम बात करें किसके बारे में, DLLH के बारे में। DLLH से देखो, ये डायग्राम जरा ध्यान से देखो, DLLH से देखो, DLLH से ये H2O, DLLH से H2O बाहर निकल कर कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। मतलब DLLH में एब्जॉर्प्शन हुआ, किसका हुआ, H2O का हुआ। इसी तरह से ALLH, अगर मैं ALLH की बात करूं तो देखो ALLH से ये देखो ये NaCl निकल रहा है और ये कहाँ जा रहा है, ये भी देखो ब्लड में एंटर कर रहा है। यहां भी देखो ये, यहां यहां भी ध्यान देंगे, यहां से भी ये NaCl निकल रहा है, निकल कर कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। तो देखो DLLH में, अब जरा बच्चों ध्यान से देखना है, DLLH में देखो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मैंने बताया किसी भी कंटेंट का ब्लड में एंटर करना मतलब एब्जॉर्प्शन। और ALLH में NaCl का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से थोड़ा सा यूरिया निकलकर कहाँ जाता है, ये थोड़ा सा यूरिया यहां से निकल कर जाता है, किस में जाता है, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिप। तो ये हमने लूप ऑफ एनले की बात कर लिया। लूप ऑफ एनले में आमतौर पर एब्जॉर्प्शन होता है, सीक्रेशन नहीं। फिर ये देखो, ये हम बात कर रहे हैं डीसी, ये जो आप देख रहे हैं ये डीसीटी और सीटी दोनों यहां पर है। तो डीसीटी और सीटी के बारे में बात कर लें। देखो ये ब्लड है, ब्लड से K+ और H+ निकल कर कहाँ जा रहा है, डीसीटी में जा रहा है। मतलब डीसीटी में K+ और H+ का सीक्रेशन हो रहा है।
गॉट इट माई पॉइंट? मतलब ब्लड से क्या निकल रहा है? के प्लस निकल रहा है, एच प्लस निकल रहा है। कहाँ जा रहा है? ये डीसीटी में जा रहा है। मतलब डीसीटी में के प्लस और एच प्लस का सीक्रेशन। और डीसीटी से NaCl, H2O और HCO3 ये तीनों निकल कर कहाँ जा रहे हैं? ये तीनों निकल कर ब्लड में जा रहे हैं। मतलब डीसीटी में एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? अगर मैं डीसीटी की बात करूं तो डीसीटी में एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? NaCl का हो रहा है, H2O का हो रहा है और HCO3 का। इन तीन कंटेंट का यहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बेटा ये जनरल डिस्कशन है, एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसको हमने समझा। थोड़ा सा इनके हम डिटेल में जाना चाहेंगे, डिटेल में जाकर जरा इन चीजों को हम समझना चाहेंगे। तो मोटे तौर पर पीसीटी में एब्जॉर्प्शन किसका होता है? न्यूट्रिएंट का होता है 100%। न्यूट्रिएंट में यहाँ क्या क्या शामिल है? न्यूट्रिएंट में अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इनका 100% एब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है। मतलब जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डीएलएलएच में पहुंचेगा तब तक उसके सारे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो चुका होगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखें। इसी तरह से NaCl, NaCl के प्लस HCO3 और H2O, इन चार कंटेंट का 70 to 80% एब्जॉर्प्शन यहां पर होता है। और यहां पर इस एब्जॉर्प्शन के लिए किसी भी तरह के हार्मोन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहां पर माइक्रोब्लाय होता है। और माइक्रोब्लाय के चलते यह एब्जॉर्प्शन बेहतर ढंग से हो जाता है। अगर हम डीएलएलएच में बात करें तो यहां पर केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और बच्चों याद रखना, यहां पर वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छी तरह से इस बात को यहां पे याद रखना है कि यहां पर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए यहां पर एक वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए यहां पर एक हार्मोन की जरूरत है। याद रखना, इसकी हम बात कर रहे हैं। यहां पर एक हार्मोन की जरूरत है। कौन से हार्मोन की जरूरत है? अच्छी तरह से बच्चों यहां पर याद रखना, यहां हमें एक हार्मोन की जरूरत है। कौन से हार्मोन की जरूरत है? ADH हार्मोन की यहां पर जरूरत है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। कौन से हार्मोन की जरूरत है? यहां पर हमें ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस के हार्मोन ADH की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर ADH की जरूरत है। अब देखो ALLH में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? NaCl का। और इसके लिए भी हमें एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन एल्डोस्टेरोन की जरूरत है। इस बात को याद रखना। कौन से हार्मोन की जरूरत है? यहां पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन की जरूरत हमें है। इस बात को याद रखना। तो यहां पर ये दो हार्मोन की जरूरत हमें है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। डीएलएलएच में H2O के एब्जॉर्प्शन के लिए ADH की जरूरत है, जबकि पीसीटी में किसी भी तरह के एब्जॉर्प्शन के लिए किसी भी हार्मोन की जरूरत नहीं है। ALLH में NaCl के एब्जॉर्प्शन के लिए एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन एल्डोस्टेरोन की जरूरत है, जबकि डीसीटी और सीटी में तीन चीजों का एब्जॉर्प्शन होना है। किन किन तीन चीजों? तीन नहीं, चार चीजों का। H2O के प्लस HCO3 और इसके अलावा यहां पर NaCl का भी एब्जॉर्प्शन होना है, जो यहां लिखने में छूट गया है। तो याद रखना, इन सब के अलावा यहां पर NaCl का भी एब्जॉर्प्शन होगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। सोडियम क्लोराइड का भी एब्जॉर्प्शन होगा। और इसमें याद रखना, NaCl के एब्जॉर्प्शन के लिए डीसीटी और सीटी में भी एल्डोस्टेरोन की जरूरत पड़ेगी। और यहां पर वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए ADH की हमें जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा सा यहां से और डिटेल में हम चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखते हैं। तो हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा बात कर लें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लगभग 80% वाटर का, ये हमने यहाँ पर ब्लड कैपिलरी बनाई है। ये पीसीटी है, ये डीएलएलएच है, ये ALLH है और ये डीसीटी, ये सीटी।
ठीक है। अब लगभग 80% वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, पीसीटी में हो जाता है। ठीक है। और इसके लिए किसी हार्मोन की जरूरत नहीं होती, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी वाटर रीएब्जॉर्प्शन। ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी वाटर रीएब्जॉर्प्शन, और किसी भी हार्मोन की जरूरत इसके लिए नहीं होती। डीएलएलएच में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। उसके अलावा डीसीटी और सीटी में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। एएलएलएच में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। दिस इज इम्परमिएबल फॉर वाटर। ठीक है। तो ये दो तीन जगह, मतलब डीएलएलएच, डीसीटी और सीटी में जो 20% 30% वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव वाटर रीएब्जॉर्प्शन। और इसके लिए हाइपोथैलेमस के हार्मोन एडीएच की जरूरत होती है। तो याद रखना, पूरे नेफ्रॉन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बट एएलएलएच में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। डीएलएलएच, डीसीटी और सीटी में जो 20-30% वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव वाटर रीएब्जॉर्प्शन। अब थोड़ा हम यहां पे बात कर लें एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड की। ठीक है। तो अब यहां पे याद रखना, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड की भी थोड़ा हम लोग यहां पर सेपरेट बात कर लें। ठीक है। तो याद रखना, पीसीटी में बिना किसी हार्मोन के 100% न्यूट्रिएंट और 80% के प्लस NaCl और HCO3- का एब्जॉर्प्शन हो जाता है बिना किसी न्यूट्रिएंट। अगर डीएलएलएच में बात करें तो ये सॉलिड के लिए इम्परमिएबल है, तो के प्लस NaCl या HCO3- का एब्जॉर्प्शन डीएलएलएच में नहीं होता। फिर एएलएलएच में आप बात करोगे तो यहां NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब NaCl एएलएलएच से निकलकर कहां एंटर कर जाएगा, ब्लड में एंटर कर जाएगा। और डीसीटी और सीटी में NaCl और HCO3-। ये बेटा HCO3- से गलती से यहाँ प्लस का चिन्ह लग गया है, मैं उसे ठीक करवा दूंगा। ठीक है। इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डीसीटी में भी होता है और सीटी में भी होता है। और यहां पर एक हार्मोन की जरूरत है, जो हार्मोन एल्डोस्टेरोन कहां से निकलता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है। अब अगर एट ए ग्लांस इन सब को हम देखें तो देखो, पीसीटी में 100% न्यूट्रिएंट एंड 70-80% के प्लस NaCl H2O और HCO3 का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। डीएलएलएच में H2O का और एएलएलएच में NaCl का, और डीसीटी में NaCl H2O और HCO3- का और थोड़ा बहुत के प्लस का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में कुल मिलाकर, अब बच्चों एब्जॉर्प्शन के बारे में कुल मिलाकर इतनी बातें हमें समझना थी, इतनी बातें हमें देखना थी, जिनको हमने समझ लिया है, जिनको हमने देख लिया है। और उम्मीद करता हूं ये बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा और इसको बेहतर ढंग से आप कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ, एक बात और बच्चों, अगर आपको लगता है कि मेरा प्रयास आपके सिलेक्शन में सपोर्टिंग है, आपके सक्सेस में कम मेरे चैनल के प्रयास से, नीट विनायक चैनल के प्रयास से आपको सफलता मिलती है, तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए, शेयर करना चाहिए और अच्छे अच्छे कमेंट करना चाहिए। एक बात और, अभी हमने ग्वालियर में प्रखर इंस्टीट्यूट फॉर नीट के नाम से कंप्लीट इंस्टीट्यूट फॉर नीट चालू किया है, जिसमें ऑफलाइन क्लासेस ऑपरेट हो रहे हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी, लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी है। आप चाहें तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।